हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो कि इस चैनल से जुड़े हुए एक नई सीरीज के बारे में है। हम उन तमाम प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखते हुए जो कि यूजी, पीजी, प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ में नेट की भी तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ उनके पास बहुत सारे हो गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि किस इतिहास ग्रंथ को सबसे पहले पढ़ा जाए जिससे कि उनका बेस, कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज से शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक के ऊपर कालखंड वाइज बिंदुवार तरीके से अध्ययन करेंगे। हालांकि मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ को लेकर हमने तमाम जो प्रामाणिक किताबें रही हैं और आलोचक रहे हैं उन पर विधिवत तरीके से डिस्कशन किया है। आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और जो भी आलोचना के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट कथन रहे हैं उनको हमने वीडियो के रूप में अपलोड किया है। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अगर आप निश्चित नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास ढेर सारे इतिहास ग्रंथ आ गए हैं और उसको लेकर कंफ्यूज हैं, तो क्यों ना हम एक सीरीज के माध्यम से जो बच्चे नए रूप से ज्वाइंट हो रहे हैं उनको और जिन्होंने विधिवत तरीके से तैयारी कर ली है लेकिन उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को हम सॉलिड तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें जिससे कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके का नॉलेज कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य ये है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव जो पोर्शन है वो पूरा मजबूत हो। इसके साथ ही इन दोनों को मजबूत बनाकर आप जब भी इंटरव्यू इत्यादि में शामिल हों तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर वहाँ पर दें। तो समय समय पर मैं इंटरव्यू इत्यादि के बारे में भी बताता रहता हूँ। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि जब भी थंबनेल इत्यादि मैं बनाता हूँ तो इसमें यूजीसी, एनटीए नेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स इत्यादि का नाम लिख देता हूँ। लेकिन सही मायने में ये जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उन तमाम हिंदी पट्टी और हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तकनीकी तौर पे हो सकता है कि हम थोड़े से पीछे चल रहे हों, लेकिन कंटेंट के तौर पे मुझे काफ़ी विश्वास है। को भी हायर एजुकेशन में जाना है, उनको ध्यान में रखते हुए मैं समय समय पर जानकारियाँ देते रहता हूँ। तो कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि थंबनेल पर मत जाइए और मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और लगातार जुड़े रहिए। 1 महीने तक मुझसे जुड़े रहिए और तमाम उन वीडियोज़ को देखिए। आपकी तैयारी और कॉन्फिडेंस दोनों एकदम पटरी पर वापस आ जाएगा और जिस भी उद्देश्य को लेकर आप अपने जीवन में चल रहे हैं निश्चित तौर पर उस पर सफलता मिलेगी। तो उम्मीद है कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब हम इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी विषय प्रवेश को लेकर। इसके बाद क्रमशः हम लगातार 10 से 15 दिनों में इस बुक को पूरा ख़त्म कर देंगे और जैसे ही कालखंड वाइज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता जाएगा हम एक एक टेस्ट भी लेते जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी संपूर्ण तरीके से होती रहे। तो चलते हैं सीधे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के विषय प्रवेश पर। विषय प्रवेश यानी कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास की एंट्री में क्या लिखा गया है और विश्वनाथ त्रिपाठी ने उसकी शुरुआत कैसे की है। आमतौर पर हम जानते हैं कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य दोनों की शुरुआत लगभग समानांतर रूप से चल रही थी। तो जितने भी इतिहास ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले इतिहासकार भाषा के पक्ष को रेखांकित करते हैं, इसके बाद साहित्य वाले पक्ष पर आते हैं। तो वही कुछ पैटर्न विश्वनाथ त्रिपाठी ने भी अपनाया है। वे लिखते हैं कि हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजा भाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। आमतौर पर ये सवाल पूछा जाता है कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है,
तो कहा जाता है कि सरकारी कामकाजों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। इसको अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है। और देखा जाए राजभाषा के अलावा हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा। ठीक है। अगर देखा जाए आगे तो हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल जो कि उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा है। तो लगभग भारत के 10 राज्यों में मूल रूप से हिंदी भाषा समझी और बोली जाती है। इसके अलावा जैसा कि ऊपर बताया गया कि भारत की संपर्क भाषा के रूप में भी इसका अहम रोल है। आगे बात करते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी। इन बोलियों की अनेक उपभाषाएं और उपबोलियां हैं। ठीक है। जितनी भी बोलियों के बारे में चर्चा की गई, आमतौर पर 18 बोलियों को शामिल किया जाता है और 5 उपभाषाओं को शामिल किया जाता है। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां मिलकर हिंदी क्षेत्र को एक तरीके से निर्मित करती हैं और इन बोलियों की भी कई उपबोलियां भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता रहा है। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी 2 प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही हैं जिनमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया है। यानी कि बात की जा रही है कि ब्रज भाषा में सूरसागर और अवधी में रामचरितमानस और पद्मावत जैसे महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखे गए जो कि विश्व स्तरीय हैं। ठीक है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है जो पश्चिमी क्षेत्र की है। यानी कि जिस मानक हिंदी को हम बोलते हैं आज, उसकी आधार बोली खड़ी बोली है और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कई बार भाषा विज्ञान के पेपर में आप पढ़ते होंगे या फिर भाषा विज्ञान का जब पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें जो 5 उपभाषाएं हैं, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, तो जो हिंदी है यानी कि खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियों ने अपना योगदान करके उसके मानक रूप का निर्माण किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर देखा जाए कि जैसे साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है या ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है, मार्मिकता पैदा होती है। इस मार्मिकता के आधार और कारण बदलते रहते हैं। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है। तो एक तरीके से परिवर्तन के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी और उनका मानना है कि जो साहित्य शब्द है ये परिस्थिति विशेष का ऐसा चित्र खींचता है जो हृदय को उद्वेलित करता हो, उसमें मार्मिकता पैदा करता हो और ये हमेशा इसका जो आधार और कारण है ये बदलता रहता है। ठीक है। जब वीरगाथा काल था तो उस समय की परिस्थिति अलग थी, भक्ति काल आई उस समय की परिस्थिति अलग थी। अगर समकालीन की चर्चा करें, जिस दौर में हम जी रहे हैं और मैं आप सबसे बातचीत कर रहा हूँ, तो उस समय अगर साहित्य लिखा जा रहा है तो उसका आधार और कारण अलग है। आज वीरगाथा काल टाइप की रचनाएं नहीं होती हैं, दूसरे ढंग की हो रही हैं। बातों को आप समझ रहे होंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। अगर देखा जाए साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वैश्रवण की वार्ता, 252 वैश्रवण की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जयसी, मीरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री हैं। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है 84 वैश्रवण की वार्ता और 252 वैश्रवण की वार्ता परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। इसके राइटर कौन है? गोकुलनाथ। ठीक है। अगर देखा जाए तो सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राहुल साकृत्यायन सरापा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू होता है। सरापा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई हैं, इसीलिए 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी का मानना है
कि हिंदी साहित्य का उद्भव 1000 ईस्वी से माना जाना चाहिए। हालांकि इसकी शुरुआत 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास में हो गई थी। सरापा को राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि भी माना है, लेकिन उनकी जो रचनाएं जिस भाषा में लिखी जा रही थी, पुरानी हिंदी यानी कि अपभ्रंश में, उनकी मात्रा बहुत कम रही है। लेकिन विधिवत तरीके से देखें तो 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का उद्भव माना जाना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो 993 ईस्वी से वो मानते हैं। आगे बात करते हैं पुरानी हिंदी, जिसको कि अपभ्रंश भी कहा जाता है। अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ? विद्वानों के अनुसार ये प्रवृत्तियाँ 3 हैं: क्षतिपूरक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता, तत्समीकरण। यानी कि अपभ्रंश भाषा में जो परिवर्तन हुआ और हिंदी में जो शब्द रूपांतरित हुए, वो ये 3 चीज़ों से हुए हैं। कई बार एग्जाम में ये विकल्प के रूप में इन तीनों को रखा जाता है और इसी तरीके से सवाल बनता है कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ, और ये तीनों में से ऑप्शन में एक रहता है और बाकी 3 ऑप्शन अलग अलग ढंग से रहते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना है कि क्षतिपूरक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता, तत्समीकरण, ये 3 कारण रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये क्षतिपूरक दीर्घीकरण क्या है, परसर्ग क्या है, तत्समीकरण क्या है। तो उसको हम समझते हैं। जैसे अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ शब्द चलता था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हथ का क्या हो गया है, हाथ हो गया है। आज हम हथ शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं, हाथ का प्रयोग ही करते हैं। अभी कैसे हुआ है? लिखा है कि हिंदी में वह हाथ हो गया, त हट गया और ह में आकार आकर जुड़कर हाथ बन गया। यानी ध्वनियों में आधे त की क्षति और अ को आ बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई। इसी तरीके से काज, काम, सात, आठ जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से बने हैं। यानी कि ये सब क्षतिपूरक दीर्घीकरण के उदाहरण के तौर पर हैं। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो हथ शब्द यहाँ पर है, तो ये बना कैसे? ह, फिर अ, फिर त, फिर थ, फिर अ। तो इसी का क्या हो गया है? आकार हो गया है और इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो हाथ शब्द बन गया है। अब एकदम से बिल्कुल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते, होते भी होंगे तो नगण्य हैं। वहाँ परसर्गों का काम विभक्तियों से चल जाता था। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई। ये परसर्ग क्या है? कर्ता, कर्म, करण, कारक, संप्रदान, आपादान, ये सब ने, को, से, में, पै, पर, के लिए, ये सब परसर्ग हैं। ठीक है, तो उसका ज़्यादा प्रयोग हम हिंदी में देखते हैं, जबकि संस्कृत प्राकृत इन सब में परसर्ग उतना नहीं होता था। वहाँ पर विभक्तियों से काम चला जाता था। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, अष्टमी तक था। ठीक है, सप्तमी, षष्ठी, इस तरीके से तो विभक्तियों से काम चला जाता था। लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग होना शुरू हो गया। पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, पाली में तो राजा भी लाजा होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब हिंदी में कोई बच्चा तुतलाता है तो लाजा बोलता है, लेकिन पाली में, पाली जो भाषा जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को दिया था, तो उन्होंने राजा, अगर देखा जाए तो पाली में राजा के स्थान पे लाजा का प्रयोग होता था। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन होता था। अपभ्रंश में क्षतिपूरक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्तियां आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हो गया। जैसे ही मैं पुरानी हिंदी बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में तुरंत चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी का नाम गूंज उठा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इस तरीके के लेक्चर्स को सुन रहे हैं, आपकी तैयारी है। लेकिन मैं बेस, कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस, इन तीनों को जोड़कर बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इस लेक्चर को सुनते समय आपका दिमाग एकदम शांत, ठंडे, एकदम कूल होके आपको समझ में आ रहा होगा। आप तनिक भी हड़बड़ा नहीं रहे होंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस लेक्चर को सुनने के बाद, और कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा। आगे बात करते हैं। ये प्रवृत्तियाँ, मतलब कि क्षतिपूरक दीर्घीकरण, तत्समीकरण और परसर्गों के प्रयोग की प्रवृत्तियाँ साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास मिलने लगती हैं। अतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी से मानते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना था। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जो कालखंडों का नामकरण किया है वो
प्रधान साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया है। इसी पद्धति पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। अब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है, वो प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को उन्होंने आधार बनाया है। उसके आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आगे बात करते हैं। वीरगाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भाव पक्ष रहा होगा, जबकि रीति और गद्य रूपगत प्रवृत्तियां हैं। अब यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी एक अंतर स्पष्ट कर रहे हैं कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा और भक्ति नाम से जब नामकरण किया तो उनके समय में भाव पक्ष था, यानी कि आप देख रहे हैं कि वीर जो है एक रस है और इसका जो स्थायी भाव है वो उत्साह है, और भक्ति भी क्या एक भाव है, जो कि भक्ति भावना, जिसको कि आप समझ रहे होंगे कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है, भक्ति है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये दोनों जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, भाव हैं, जबकि रीति और गद्य ये क्या हैं, रूप हैं। अगर देखा जाए आदिकाल को ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, राहुल साकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। तो ये प्रमुख जो नामकरण किए गए हैं सॉलिड तरीके से परीक्षाओं में आते रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण और विभिन्न कालखंडों की कालावधियों इस प्रकार है, जो भी समय सीमा है वो इस प्रकार है, और इसका जो आधार बनाया गया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बनाया गया है, क्योंकि उनके काल विभाजन को वैज्ञानिक माना जाता है। तो आदिकाल, जिसे कि वीरगाथा काल कहते हैं, संवत 1050 से संवत 1375 तक। दूसरा जो है पूर्व मध्यकाल, जिसको कि भक्ति काल कहते हैं, संवत 1375 से संवत 1700 तक। तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे कि रीतिकाल कहते हैं, संवत 1700 से संवत 1900 तक। चौथा आधुनिक काल, जिसे कि गद्य काल भी कहा जाता है, संवत 1900 से अब तक। और अगर आप इन समय सीमाओं को ईस्वी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें से -57 आप घटा दीजिए, -57 घटा देंगे तो ईयर में आ जाएगा ये ईस्वी में। तो शुक्ल जी का जो काल विभाजन है ये सर्वमान्य रहा है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्ति के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया है। लोगों ने आंख मूंद कर आचार्य शुक्ल के काल विभाजन नामकरण को नहीं माना, बल्कि गंभीर मतभेद भी प्रकट किया है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आ गई होंगी, इसीलिए आपको कई इतिहास ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, वरना अगर सारे लोग एक ही इतिहास ग्रंथ को मानते तो फिर ढेर सारे इतिहास ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती आपको। ये गंभीर मतभेद ही आपको तमाम किताबों के पढ़ने पर बाध्य करते हैं, और परीक्षा में भी अलग अलग ढंग से प्रश्न आते हैं। इस काल में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि पुरानी हिंदी किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। वस्तुतः पुरानी हिंदी से उनका तात्पर्य परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पुरानी हिंदी का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन में रहता है परिनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित या फिर अपभ्रंशोत्तर भाषा, तो दोनों में से एक रहेगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि पुरानी हिंदी यानी कि ऐसी हिंदी जो कि परिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप में प्रयुक्त होती थी। और कौन प्रयुक्त कर रहे थे, नाथ सिद्ध की रचनाओं में ज़्यादातर ये दिखाई पड़ रही थी। सिद्धों, नाथों, जैन मुनियों के दोहे, पद्य, संदेश राशक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, प्राकृत पैंगलम के अनेक छंद, हेमचंद के छंद, हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में संकलित अनेक दोहे पुरानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कई फैक्चुअल चीज़ों को आपने देखा कि एक तो सिद्धों, नाथों और जैनियों ने पुरानी हिंदी का प्रयोग किया। इसके अलावा संदेश राशक जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में अब्दुल रहमान का नाम आ रहा होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण बोल रहा हूँ तो दामोदर, पंडित दामोदर का नाम आ रहा होगा। राउरवेल बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में कवि रोड़ा का नाम आ रहा होगा। प्राकृत पैंगलम बोल रहा हूँ तो लक्ष्मीधर का नाम आ रहा होगा।
बाकी प्राकृत व्याकरण जब कह रहा हूँ तो हेमचंद का नाम आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे तैयारी करते जाइए और अपने तैयारी को टेस्ट भी करते जाइए। बाकी बेस मजबूत करने के लिए इस लेक्चर को हम लेकर हाजिर हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है और देश भाषा काव्य को वीर गाथा काव्य कहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश और देश भाषा 2 काव्यों में विभाजित किया और जो उन्होंने वीर गाथा काल कहा है वो देश भाषा काव्य के आधार पर कहा है, अपभ्रंश को उसमें शामिल नहीं किया है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। इस वीर गाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर मानना चाहिए, ऐसा त्रिपाठी जी करें। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ घुली मिली हैं। यानी कि कोई पूछे कि पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाई एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या अंतर है तो आप नहीं बता पाएंगे, वो एक दूसरे से मिली हैं, घुली मिली हैं। इसलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि हम जब हिंदी साहित्य की शुरुआत करते हैं तो भाषा और साहित्य दोनों को समानांतर पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों का साथ ही विकास हो रहा था। एक तरफ हिंदी भाषा निर्मित हो रही थी अपभ्रंश से और दूसरी तरफ हिंदी साहित्य लिखे भी जा रहे थे, तो दोनों का हम समानांतर अध्ययन करते हैं। और आदिकाल जो है एक तरीके से संधि काल भी कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्ति काल में सामने आता है। विश्वनाथ त्रिपाठी का मानना है कि सही मायने में देखा जाए तो हिंदी भाषा और साहित्य का वास्तविक रूप भक्ति काल में सामने आता है। आदिकाल में तो अभी विकसित हो रहा था। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो लेक्चर में शुरुआती दौर को देखने की कोशिश की। इसको हमने विषय प्रवेश के माध्यम से समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।